बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजर जाए। और नाज़िन, मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं और महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद स्कूल के औकात कार का 30 मिनट का फ़र्क रखा जाएगा, यानी कि 30 मिनट पहले स्कूल लगेंगे और 30 मिनट पहले ही स्कूल बंद हो जाया करेंगे। मौसम तब्दील होने लगा है, लेकिन अभी भी गर्मी की शिद्दत जो है वो दोपहर के औकात में महसूस की जा रही होती है। अलबत्ता रात में और सुबह के औकात में ठंडी हवा चल रही होती है और ठंडक का एहसास जो है वो आ चुका है, यानी कि मौसम सरमा अब आया ही चाहता है। अब मौसम की बात कर रहे हैं तो आपको दर्जा हरारत भी बताती चलूँ जी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 27 और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 28 और 9 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड। आज का सबसे पहला इवेंट आपको बताएंगे, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप है जी। और मिशाक स्टूडियो हाउस 336 ब्लॉक R2 जौहर टाउन इसका वेन्यू है। टाइमिंग है शाम 6 बजे, जिसमें आपको रोल कैमरा एक्शन के तहत तमाम जितने भी प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग कोर्सेज़ हैं वो उसके हवाले से बताया जाएगा। फिल्म मेकिंग कोर्सेज़ जो हैं वो स्टार्ट भी हो रहे हैं, जिसमें आपको आपके जितने भी स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने में डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री से वहाँ मौजूद होंगे लेक्चर देने के लिए। मूडी फूडी बेकिंग वर्कशॉप फॉर किड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से चीज़ें खाते हैं, आपको भी पता है, और उनके लिए चीज़ें बनाना और बेक करना बहुत मुश्किल है, तो वो आपको सिखाया जाएगा तमाम चीज़ें। OLO जंक्शन 43A ब्लॉक डी न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर इसका वेन्यू है और टाइमिंग है शाम 4:30 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी ऑरेंज ट्रेन के हवाले से है। 11 तारीखी इमारतों के दोबारा सर्वे कराने का हुक्म दिया गया है। रूट्स के लिए 60 से ज्यादा बसें लाहौर पहुंच गई। और शहर में डेंगू बेकाबू, मजीद 93 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और दुरनया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी ऑरेंज ट्रेन के हवाले से है। 11 तारीखी इमारतों के हवाले से जो केस भी चल रहा है उनका दोबारा सर्वे कराने का हुक्म दिया गया है और वर्षा तबाह ना होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं। दुरनया, अब आपसे शुरू करें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें अदालत उज़्मा का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। और इसमें जो कल चीफ जस्टिस साहब के जो अल्फाज थे वो सारी मीडिया ने रिपोर्ट किए, सब ने छापे और दिखाए भी कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर का विरसा, लाहौर के विरसे से वो बिल्कुल बाखबर हैं। और चीफ जस्टिस ने जिस तरह खुद कहा कि उनके आबाओ अजदाद भी लाहौर से ही और लाहौर में ही है, तो लिहाजा उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसका हुस्न को किस तरह बचाना है और किस तरह मुतासिर रखना है। और एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें की, अगर आपने कल देखा हो कि जब नेस्पा के वकील ने ये कहा कि जी वाइब्रेशन बहुत कम होगी और हमने इमारतों को दूर से रखा है, ट्रैक गुजार रहे हैं, तो बहुत हल्की वाइब्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर अदालत ने यह कहा कि जहर की एक किस्म वो भी होती है जो स्लो पॉइजनिंग करती है और स्लो पॉइजनिंग से इन द एंड ऑफ डेथ हो जाती है। तो इस पर बिल्कुल इस चीज़ को ना देखा जाए कि जी एक बहुत कम वाइब्रेशन होगी, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। देखिए, काम वही अदालत ने भी वही किया जो ये पहले कर सकते थे। ये पहले भी इंटरनेशनल सर्वे करवा सकते थे, पहले भी इंटरनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लाहौर में भी काम कर रही हैं, उनका सर्वे करवा सकते थे। करवाना वही पड़ा। क्या फ़ायदा हुआ कि आपने साल ज़ाया किया, इतनी ज़्यादा तगोदो की, इतने अदालतों के धक्के खाए, इतने वकीलों को पैसे दिए। तो हुकूमत ने जब ये काम करना ही था तो लाहौर एयरपोर्ट का जिस तरह आपने एक स्पेनिश कंपनी से सर्वे करवाया था, तो आप पहले ऑरेंज लाइन कभी किसी स्पेनिश कंपनी या किसी और XYZ कंपनी से कर देते जो पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। स्पेनिश कंपनी के तमाम माहिरीन एयरपोर्ट पे तकरीबन कई माह तक काम करते रहे और फिर उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया उसको प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी में पेश किया गया। तो यही काम अगर आप इसके साथ कर लेते ऑरेंज लाइन के साथ, तो क्या फ़र्क पड़ता था। आपने नेस्पाक से काम कराया, नेस्पाक भी हुकूमती इदारा है, आपको पता है, नेस्पाक भी एक अलायंस इदारा है।
तो उसकी हाई कोर्ट जो है वो मानने से बिल्कुल भी इसमें हाई कोर्ट का स्टांस ठीक था कि भाई हम कैसे मान लें कि जो ऑलरेडी आपकी लाइफ काम कर जा रही है ऑरेंज लाइन ट्रैक की, उसके साथ साथ जो वहाँ पे आपने लोगों की अमलाक तबाह कर दी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या वो हुकूमत पंजाब जो है, जो हुक्मरान हैं, वो ज़ाती अपने जो उनके पास पैसे हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उनमें से लोगों को देंगे, या फिर वो मलबा भी सारा जो है वो अवामी ख़जाने पे जाने पे जाएगा और जो लोगों के टैक्सेस से ख़जाना भरा जाता है उसके बाद वही लोगों के टैक्सेस के पैसे जो हैं वो इस तरह लैक ऑफ प्लानिंग के ज़रिए जो है उड़ा दिए जाते हैं। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आपने एयरपोर्ट का सर्वे कराया, इससे पहले जो तारीखी इमारतें हैं इनके करीब चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में जो मेट्रो के लिए, जो ऑरेंज लाइन के लिए जो मनसूबा तैयार किया गया था, उसमें अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन जो है वो गुजारने का सजेशन दी गई, मनसूबा कहा जा रहा था। तो अब आप पहले जो है वो कई सड़कें हैं शहर के अंदर जो कि आपने पहले बनाई, उसके बाद दोबारा उनकी खुदाई कर दी, उसके बाद तीसरी मरतबा भी उन्हें बनाया। तो ये सारा लैक ऑफ प्लानिंग का नतीजा है कि आप प्लान नहीं करते, आप माहिरीन की आरा नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ एक वज़ीर आला पंजाब जो तय कर लेते हैं, उनके गिरदोनवा में जो लोग हैं वो उन्हें वही मशवरा देते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हुए उनके हर मंसूबे को जो है उसी तरह मिनो अन तस्लीम करने और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनके करीब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एफर्ट शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस मंसूबे को जो है वो अकले कुल का नतीजा बना के पेश किया जाता है कि ये मंसूबा जो है इससे बेहतर मंसूबा नहीं आ सकता। देखिए ना, रिजवान ने बहुत अच्छी बात की कि दरबार और एक अफसरान का जो मजमा है ना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। एक दरबारी जो अफसरान है उनको दरबारी रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए, उनको चीज़ों के आगे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल उनको बताना चाहिए कि हजूर ये बात है और इसको इस तरह से करें, हम कामयाब होंगे। अब देखें पैकेज 2 का भी आपको पता है कि ट्रेंडिंग में चला गया, उसके ठेकेदार भी काम बर वक्त नहीं कर सका, बर वक्त दूर की बात वो काम म्यार के मुताबिक नहीं कर सका, आपने वो भी पूरा टेंडर उड़ा दिया। पैकेज 1 के हवाले से 95% जो स्टे है वो पैकेज 1 पे है, वो वहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड में भी हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपके पास वर्किंग एरिया ख़त्म हो चुका है, अब आप वहाँ पे मज़ीद काम नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि 2018 तो बहुत दूर की बात, मुझे तो 2019 में भी ऑरेंज ट्रेन चलती इस तरह नज़र नहीं आती अगर यही रवैया और यही हालात रहे। और आज भी अगर जिस तरह मैं ये पढ़ रहा था ये प्रोग्राम में आने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट में नाम पेश कर दिए गए हैं, सही। 3 नाम पेश किए गए। अब ये इंटरनेशनल सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट अदालत में जाती है, उसके ऊपर हेयरिंग होती है और समात लंबी होती जाती है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। दूसरी जानिब जो चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस पूरे मंसूबे में, वो ऑलरेडी भी तजब्जुब का शिकार हैं इन 11 मकामात के हवाले से। एक मीटिंग में तो वो फट भी पड़े कि आप हमें ये स्टे ऑर्डर जो है वो ख़त्म करा के दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें, मंसूबा डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब उनको और ज़्यादा तशवीश नहीं होगी कि ये केस बढ़ता जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके जा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज़ तय हुई हो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उससे हटे हों। लेकिन एग्जिम बैंक और आपकी जो नोरिंको जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके लोगों ने स्टे के बावजूद भी हमें पैसे रिलीज़ किए, हालांकि ये तय था कि जितना काम हुआ करेगा उतने पैसे रिलीज़ हुए होंगे, इस महीने में इतने एरिया में इतना एरिया हमें दिया जाएगा, इतने स्टे वैकेंट करवा के इसमें होगा। हम सब कुछ टाइम आउट कर गए हैं, अब सब टाइम निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ताउन अपना बरकरार रख रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया देखना ये है, हम उनको लारा देते रहे कि जी आज स्टे वेकेट करा रहे हैं, आज करा रहे हैं, मीटिंग में बैठ के उनको तसलियां झूठी देते रहे। लेकिन इसमें अब देखिए इतना बड़ा मंसूबा है, कोई छोटा से छोटा मंसूबा भी शुरू होता है तो उसमें प्लान ए के बाद प्लान बी भी होता है। क्या हुकूमत के पास प्लान बी है? क्योंकि अदालत के रिमार्क से तो क्लियर ये लग रहा है और ये सर्वे पहले भी मतलब जो लोकली सर्वे कराया गया और जो एक लॉ मौजूद है कि आप नहीं कर सकते 200 फीट की हदूद के अंदर तामीरात, और आप उस चीज़ को वायलेट करने जा रहे हैं। और अगर हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं करती है फिर उसका ऑल्टरनेट क्या देंगे, ये कहाँ पर लेकर जाएंगे? क्या मजीद इमलाक और अराजी जो है वो लोगों से ली जाएगी और जो पहले ली गई थी क्या वो ज़ाया हो गई? देखिए जी, मैं इस बात पर रिजवान भी शायद मेरी बात की तायीद करेगा कि आप जहाँ भी जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट को ज़रा सा बाहर निकालेंगे, मैं नाम नहीं लेता लेकिन चुबुर्जी में अगर आपको इसकी अलाइनमेंट बाहर निकालनी पड़े तो क्या क्या डिस्टर्ब होगा और हुकूमत कितनी डिस्टर्ब होगी, उसका मैं इशारा इस प्रोग्राम में दे सकता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से मदरसे हैं, कौन कौन सी वहाँ पे मसाजिद हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप नहीं कर सकते। आप इसी तरह अगर शालामार की ओपोजिट साइड देखें तो आपको अरबों रुपए की लैंड एक्विजिशन तो वहाँ चाहिए, इतनी वहाँ पे आबादी है, इतनी वहाँ पे कंजेशन है,
आप नहीं जा सकते। ऑलरेडी बहुत सी आप 200 अरब प्लस कर गए, आप 200 अरब प्लस कर गए। उसके बाद आप कितने लोगों के घर वहां से हटाओगे? क्या प्लान बी है? क्या अंडरग्राउंड जाएंगे? अंडरग्राउंड आप पहले ही रिजेक्ट कर चुके कि वो फिजिबल नहीं है, तो प्लान बी क्या है? सैकड़ों सवाल इन्होंने अदालत में कह दिया है कि हमारे पास प्लान बी नहीं है, हमने जो बनाया है वो एज इट इज बहुत जबरदस्त प्लान है और चाइनीज इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं। और अगर आप ये नहीं करते, इसको नहीं मानते, तो चाइनीज के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, हमारे सीपैक मंसूबे उनके साथ चल रहे हैं। देखिए ये एक ब्लैकमेलिंग का प्रेशराइज एक तरीका होता है। आप किसी भी सेक्टर में देख लें, ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबा जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट की एक एक्सट्रीम लेवल की लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आती है। आप देखें कि इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन का ही मंसूबा था जिसमें जो है इन्होंने चाइनी बसें ली जो कि एक कंपनी से ली गई, उसमें इन्होंने वो सारी बसें डिजाइन करवा ली स्पेशली सीएनजी पर, और आपके अपने मुल्क में सीएनजी है ही नहीं। अच्छा, लैक ऑफ प्लानिंग की हम बात करेंगे। अगला भी एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ही हमारे पास खबर है। मेट्रो बस के फीडर रूट्स के लिए 60 से ज़्यादा बसें जो हैं वो लाहौर पहुंच गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो फीडर रूट्स हैं उनके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबों की हम बात कर रहे थे, रिजवान साहब वहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आप ये बीच भी करते हैं। इतना बड़ा शहर है जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अरबों रुपया लगा देते हैं, फिर आप प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आपने ये 4-4, 5-5 लेन सड़कें बना दी, चौड़ी सड़कें बना दी, और मंसूबे आप लेकर आते हैं बाहर से। आपको उन जगहों के मंसूबे नज़र क्यों नहीं आते जहाँ पर 2 लेन चल रही है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के इतने ज़बरदस्त मंसूबे हैं कि लोगों को ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है कि वो अपनी गाड़ी खरीदें या वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट को जो है वो प्रेफर करें। सिमल, मसला ये है कि सबसे पहले लाहौर के अंदर आबादी के तनासुब से 3000 बसें चाहिए यहाँ पे शहर में, तो उसके लिए अलग से कंपनीज भी बनाई गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई, बाद में मेट्रो बस अथॉरिटी बना दी गई, और इन फ्यूचर ये र्यूमर्स हैं कि मेट्रो बस अथॉरिटी जो है LTCs के अंदर जम कर दी जाएगी और इसको LTC को ख़त्म करके मेट्रो बस अथॉरिटी का हिस्सा ही बना दिया जाएगा। तो आपने तरह तरह की कंपनीज बना दी जिसमें आपने 10-10, 12-12 लाख रुपए पे लोगों को भर्ती किया और वो कई साल वहाँ से तनख्वाहें लेने के बाद कुछ भी डिलीवर ना किए बगैर वहाँ से चल दिए। तो पहले एक इन्होंने कोरियन CEO को हायर किया जो कि LTC में थे, उन्हें इन्होंने डोमेन दिया कि आपने कोरिया से यहाँ पे जो है माहौल दोस्त बसें लानी। वो उसमें नाकाम रहे, उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। वो 10 लाख रुपए से ज़ायद सैलरी लेते थे पर मंथ। उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने है कि शहर में ट्रांसपोर्ट का बड़ा फुकदान है। किसी भी आप रूट पे चले जाएं वहाँ पे लोग घंटों के तारों में खड़े नज़र आते हैं, बस स्टॉप्स पे लगे नज़र आते हैं जो कि बसों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके अलावा इलीगल ट्रांसपोर्ट जो है आज खुद वो आपने उसको फ्री हैंड दिया, चूँकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। आपने कहा कि आज खुद आप ये चलाएं चिंची रिक्शे और 2 स्ट्रोक रिक्शे, ताकि लोगों को एक फैसिलिटी तो मिले, चाहे जैसी भी हो लेकिन एक सहूलत तो दस्तयाब हो। उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि इन चिंची रिक्शास को या 2 स्ट्रोक रिक्शों को आप रिमूव करें। उसके बाद आपको रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ से एक सख्त किस्म की मुज़ाहमत का सामना है, वो आए रोज़ एहतजाज करते हैं क्योंकि आपकी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से वो रिक्शे लेके आए, आपके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नहीं थी, आपकी प्लानिंग जो है वो नाकस थी। उसके बाद जो है खुद रो जड़ी बूटियों की तरह ये रिक्शे बढ़ते चले गए शहर में। लोगों ने घरों में जो है वो मोटरसाइकिल उसके पीछे जो है वो स्टैंड लगवा के उसके पीछे वो फ्रेम लगवा के चिंची रिक्शे आज खुद बना के मार्केट में ले आए। तो ये आप किस किस चीज़ की बात करेंगी? इनकी सस्ती रोटी स्कीम हो, इनके दानिश स्कूलों की बात करें, इनकी आशियाना हाउसिंग स्कीम की बात करें, कोई एक मंसूबा भी जो है वो आपको कामयाबी से हमकरार होता हुआ नजर नहीं आता। आप चलें बाहर के मुल्क में भी ना जाएं, आपको अपने मुल्क में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो प्राइवेट कंपनीज अब सामने आई हैं और कैब सर्विसेज जिन्होंने शुरू की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका और बहुत अच्छे तरीके से वो चलाई जा रही है। उसके कंपैरिजन में आपने जो गवर्नमेंट येलो कैब जो अलबुराक के नाम से आपने वो सारी जो शुरू किया, आपने उसको सपोर्ट भी किया, दैट इज़ एक्सपेंसिव। आप उसको मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं ताकि आवाम उसको भी अवेल कर सके। जो टैक्सी सर्विस आपने शुरू की, तो क्यों आप जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कमर्शलाइजेशन की तरफ ही देखते हैं, आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए नहीं देखते। आप सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं, आवाम को सहूलत देना नहीं आता। इस पर मैंने एक कॉलम भी लिखा था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि एक टर्म होती है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जब लोग आते हैं सर्विस में CSS करके, तो उनको पढ़ाई जाती है हॉलोइजेशन, यानी कि खोखलापन, कि इदारों को खोखला किस तरह किया जाता है और इदारों के खोखले होने के ज़िम्मेदार और असबाब उसके किस हद तक ख़तरनाक होते हैं। और इसमें जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जब वो कोर्स कर रहे होते हैं तो उनको समझाया जाता है कि आपने हॉलोइजेशन से बचना है।
आपने इदारों को खोखला नहीं होने देना। ये आपकी मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, ये असासा है आपका। अब देखें, हमने सॉलिड वेस्ट का सारा निज़ाम स्टेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेके लाहौर वेस्ट बना दी, हमने खोखला कर दिया। हमने ट्रांसपोर्ट का सारा निज़ाम ट्रांसपोर्ट से लेके LTC बना दी, हमने उसको भी खोखला कर दिया। लाइफ स्टॉक से सारा मीट का निज़ाम लेके पेमको बना दी, लाहौर मीट कंपनी बना दी, हमने उसको भी खोखला कर दिया। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन के निज़ाम को खोखला करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे और प्रोजेक्ट्स में जिस तरह मेट्रो बस का आपका प्लान है सारा, वो हम ट्रांसपोर्ट का सारा निज़ाम मज़ीद भी हम खोखला करने जा रहे हैं। तो हम ये जितनी कंपनियां बनाते जा रहे हैं, इन द एंड ऑफ टाइम हमारी हुकूमत और हमारे इदारे खोखले हो जाएंगे, हमारे पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं रह जाएगा और हम लोग मोहताज होंगे इन प्राइवेट और ये जो जितना भी मैं इसको सिर्फ मसनूई एक आपका रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम कह सकता हूँ, और उसके मोहताज हो जाएंगे और एक दिन वो कोलैप्स करेगा और हमारे ना कुछ पीछे होगा ना हमारे पास आगे। तो फिर ये बात हुकूमत को क्यों समझ नहीं आ रही है? क्योंकि वो भी बहुत सी चीजों में प्राइवेटाइजेशन का रुख कर रही है। एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, जो पढ़ के आता है उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो किसी भी हाई लेवल पे वजीर आला साहब के अपना ओपिनियन दे सके। हालांकि हर बंदा इस चीज को सेकंड करता है। सिमल, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है पंजाब गवर्नमेंट का तुरा इम्तियाज है कि पंजाब गवर्नमेंट निकाह कल्चर की एक टर्म इस्तेमाल होती है कि ऐसे अफसरान जो कि ग्रेड 18 में हैं उनको ग्रेड 20 की या 19 की सीटों पे बिठा दिया जाता है, या 19 वाले को 20 की सीट पे आप बिठा देते हैं। उसके बाद जब एक नाअहल अफसर को एक बड़ी पोस्ट पे बिठाते हैं, उसके अंदर आर्ग्यू करने की जो पावर है वो आप छीन लेते हैं। वो आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता, आप भले उससे सफेद कहें या स्याह कहें, वो करेगा। आप अपनी सजेशन नहीं दे सकते हो अगेंस्ट द ओपिनियन जो बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अफसरान ने यहाँ पे NOC जारी किए, जो तारीखी इमारात के करीब कुर्बो जवार में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता की है। उसकी वजह यही है कि आपने मर्जी के लोगों को बिठाते हैं, उसके बाद वो आर्ग्यू नहीं करते, आप कुछ भी कहते हैं वो आपको मिनोअन आपके फैसलों को तस्लीम करते हैं। तो मामला यही है कि पंजाब में इसी तर्ज पे हुकूमत की जा रही है। जिस तरह दुर्रे नायाब बात कर रहे हैं कि इदारों को मजबूत करने की बजाय इदारों को खोखला कर दिया गया और कंपनीज़ को और अथॉरिटीज़ को मजबूत किया गया, और इन कंपनीज़ में प्राइवेट सेक्टर से लोगों को ला के बिठाया गया है जिनका पब्लिक सेक्टर का तजुर्बा नहीं है। उससे पहले वो आते हैं, वो अच्छी मरात लेते हैं, पुरकशिश सैलरीज लेते हैं, उसके बाद वो 3-4 साल वहाँ से पैसा कमाने के बाद कहीं चले जाते हैं। तो ना अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम आपका मौजूद है उन कंपनीज़ में, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। आप LTC की अगर बात कर लें, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि लाहौर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जब LTC बनी तो शहर में 600 से ज़ायद बसें चल रही थी। हाँ, वो खटारा बसें थीं या जैसी भी थीं। अब शहर लाहौर के बासियों के लिए 250 से ज़ायद बसें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और क्लेम ये किया जाता है कि जी शहर लाहौर में फिर आप मंसूबे ऐसे बनाते हैं कि जी आपको बस स्टॉप्स पे फ्री वाईफाई मिल जाएगा, आपको बैठने की जगह मिलेगी, पानी मिलेगा। ठीक है, वो चीजें जरूरी हैं, लेकिन वो लग्जरी में आ जाती है। जब आप बेसिक नीड्स नहीं पूरी करेंगे तो क्या फायदा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे इजाजत है, छोटी सी मिसाल याद आई है। ये इसी तरीके से है कि आपने घर में मुलाजिम रखा। जब आपने मुलाजिम रखा तो आपके बच्चों को वो चाय पिलाता था, पानी पिलाता था, नाश्ता देता था। एक वक्त आया कि आपके वालिदैन ने यही कहा कि बेटा अब तुम मुलाजिम को चाय पिलाओगे, पानी दोगे, उसको नाश्ता कराओगे। हम इस स्टेज पे खड़े हैं जब कोई ब्यूरोक्रेट इन कंपनी के मालकान और कंपनी के ओहदेदारान के खिलाफ कोई शिकायत लेके जाता है, तो वो देखता है कि वज़ीर आला की मेज़ पे जो बहुत तवील है, उसके पहली सफ़ में जो है वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं, और ब्यूरोक्रेट जब सामने खड़ा होता है तो उसके तकरीबन मोराल जो है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है, जो वो शिकायत करने जा रहा होता है। और ये रोज़ होता है। देखें, जब आप कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को अपने राइट साइड पर बुला के बिठा के ब्यूरोक्रेट को सामने लतारेंगे, तो क्या उसकी जरूरत है या क्या उसकी बात है कि वो उसकी गलती या कोई करे? बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब जो मेट्रो बस के जो फीडर रूट्स हैं उनके लिए 60 से ज़ायद बसें लाहौर पहुंच रही हैं, क्या इससे हालात बेहतर होंगे? सिमल, इनसे बेहतरी तो बिल्कुल आएगी। इस तरह के 14 रूट्स हैं जो कि बिल्कुल बंद पड़े हुए थे जब से मेट्रो बनी, उन पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। एक शहरी जो कि गज्जू मत्ता से सवार होता है और फिरोजपुर रोड पे दरमियान में कहीं उतरता है, आगे उसने अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए कोई बसें वहाँ पे नहीं चल रही थी। वहाँ पे चिंची रिक्शे थे, या उसे चारों ना चार जो है वो महंगी ट्रांसपोर्टेशन लेके, स्पेशल रिक्शा लेके वहाँ से आगे जाना पड़ता था अपनी मंजिल तक। अब ये बसें आएंगी, इससे बेहतरी तो आएगी, लेकिन मसला फिर वो ये है कि उसके बाद आप चिंची रिक्शों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, उनको हटाएंगे वहाँ से, जो कि पहले वहाँ पे सहूलत दे रहे थे, जो कि आपकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से ही वो उन्हें पनपने का, यहाँ पे बढ़ने का मौका मिला है। तो आपके लिए कोई प्लान नहीं है आपके पास कि उनको कोई मुतबादिल रोज़गार दें
ताकि वो आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की बजाय खुशी से अपनी वो काम छोड़ के या किसी और तरफ जो है वो निकल जाएं। ऐसे एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात अभी नहीं है। तो मसला वही है कि हुकूमत हर काम जो है वो डंडे के ज़ोर पे करना चाहती है, लेकिन लोग जिनकी बका, जो कि अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, जो कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं रिक्शे चला के, चंची चला के, वो फिर मरने मारने पे तुल जाते हैं। वो अपने रिक्शे जो है वो नजर आतिश कर देते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ता है। सही। तो ये अब ये जो मेट्रो बसेस हैं ये उन रूट्स पर चलेंगी तो क्या उसमें अब बेहतरी आएगी? क्योंकि अभी जो मेट्रो बसेस चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं तो कंजेशन भी नज़र आती है, लोगों की तादाद ज़्यादा है जो वहाँ पर ट्रैवल कर रही है। नो डाउट इट्स अ गुड फैसिलिटी, लेकिन अब क्या बेहतरी आएगी दुराना, अब आप क्या कहेंगे? देखिए 2,75,000 के करीब मुसाफिर जो है वो रोज़ाना मेट्रो बस में सफ़र कर रहे हैं। अब देखें 14 फीडर रूट फ़र्क करें, मैंने जाना है पंजाब असम्बली, मैंने जाना है 90 शारा, तो मैं सेक्रेटेरिएट वाले पॉइंट पे उतरूंगा और वहाँ से फीडर रूट पकड़ के 90 शारा या पंजाब असम्बली चला जाऊंगा। इसी तरह जिसने जाना है बादामी बाग, जिसने जाना है अनारकली, तो ये बसें जो है वो फीडर रूट्स पे चलेंगी, मेट्रो ट्रैक पे नहीं? मेट्रो ट्रैक पे नहीं चलेंगी, ये फीडर बसें होंगी। अब खूबसूरती इसमें ये लाई जा रही है जो पहले लाई जानी चाहिए थी कि 1 कार्ड सिस्टम हो जाएगा। आपके पास वही कार्ड होगा, वही अब बस में इंटीग्रेटेड सिस्टम उसका होगा, उसमें एंटर करेंगे, वहां से उतरेंगे, उसी कार्ड के जरिए चार्ज होकर आपका मेट्रो बस का दरवाजा खुलेगा। मेट्रो बस चार्जेस नहीं देने, कोई एडिशनल टिकट नहीं होगी, कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, एक कार्ड एक टिकट सिस्टम होगा। मतलब वहीं पर आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आपने कहां जाना है। इसलिए उसको मेट्रो बस की शेप दी गई है। जो आम बसें हैं उनको भी खूबसूरत रेड करके दिखाया गया, वो यही बात है कि वही बसें उस तरह दिखाने की कोशिश की है कि ये एक इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि जहां से आप टिकट लोगे, आपने अगर पंजाब असम्बली जाना है तो आप डायरेक्ट पंजाब असम्बली बताएंगे, बिल्कुल, और उसके बाद वही कार्ड जो है सिंगल कार्ड सिंगल टिकट पे एंट्री होगी, वही फीडर रूट में आप फ्री ऑफ कास्ट आप यूज करेंगे और वही टिकट जो है आपकी उसमें चार्ज हो जाएगी मेट्रो बस के अंदर। तो उसके अलावा कोई बंदा उसमें नहीं सवार हो सकेगा जो मुसाफिर या रियल टाइम यूजर मेट्रो बस का नहीं होगा। सही। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। 11वीं के पर्चों की नाकिस चेकिंग के खिलाफ तलबा ने कल एहतजाज किया है और कहा है कि चेकिंग के दौरान जो है वो मुबैना गफलत बरती गई है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो काफ़ी ख़राब। सीमल, बिल्कुल पंजाब असम्बली और उसके अलावा माल रोड पे जो है वो तलबा की बड़ी तादाद थी जिन्होंने बोर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उनका कहना यही था कि ऐसे तलबा जो कि मैट्रिक में 80% नंबर लेके पास हुए हैं या 90% नंबर लेके, वो कैसे हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में मैथ के पर्चों में उनके 40% नंबर आएँ। तो ये वाक़तन उनका एक वैलिड मुतालबा है और शायद एहतजाज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हर वो तालिब इल्म जो कि रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त देता, उसके इस मुतालबे को फौरी एड्रेस होना चाहिए था और उन्हें सड़कों पे नहीं आना चाहिए था। अगर हुकूमत या सेक्रेटरी साहिबान जो बोर्ड में बैठे हुए हैं उनके मुतालबात को फिलफौर तस्लीम कर लेते। उनके शदीद एहतजाज के बाद जो है वो सेक्रेटरी बोर्ड वहाँ पे पहुँचे और उनसे मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी कराई कि हम आपके पर्चों की रीचेकिंग करेंगे और जिसके जो नेगेटिव मार्किंग हुई है उसका हम जो है वो अजाला करेंगे। और तलबा का ये भी मुतालबा है कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने उसमें नेगेटिव मार्किंग की है, कम मार्क्स दिए हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि आइंदा वो पर्चे चेक ना करें, ताकि आइंदा वो जो है वो इन लोगों का, तलबा का जो है वो मुस्तकबिल। बिल्कुल सही। दुराना, मुझे लास्ट टाइम आपने एक मिसाल दी थी जो मुझे याद आ रही है कि जब आप कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आपके टीचर्स के पास पेपर चेक होने और वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को दे दिया करते थे कि ये मार्कअप करके दे दें। तो ये हालात तो अभी भी ये हालात मुझे बड़ी हंसी भी आती है उस वक्त, लेकिन हम समझते थे कि ये बड़ा जुल्म है क्योंकि एक 10-10 हज़ार पर्चे एक टीचर को दिए जाते थे और टाइम बड़ा कम दिया जाता था। तो वो यही करते थे कि जो एमए में उनके पास तालिब इल्म है उनको वो एफए के पर्चे दे दें या उनको मैट्रिक के या उनको बीए के पर्चे दे दें, आसान मज़ामीन के, वो चेक करते थे और वो ओवरलुक करके बस उसको फौरी तौर पे उसका नंबर को रीचेक करके काउंट ठीक किया कि नहीं किया उसको पास ऑन कर देते थे और इसका अच्छा खासा मुआवजा होता था। अच्छा, मुझे एक हंसी ये भी आ रही है कि बच्चों ने एहतजाज तो कर लिया, लेकिन क्या इनको ये बताया गया है कि खुदा ना खास्ता अगर 100 में से 50 बच्चों का री चेकिंग में मार्किंग ठीक निकल आती है और उनके नंबर बढ़ने की बजाय कम निकल आते हैं तो फिर वो कोई दुनिया का कानून नहीं है जो उनको उनके साबिका नंबर पे भी बरकरार रखेगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो बच्चों को नहीं पता कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरे 50 नहीं, मेरे तो 60 नंबर थे और आपकी रीचेकिंग होती है आपके 40 आ जाते हैं तो आप उस 50 से भी जाते हैं। जी, आप उस 50 से भी जाते हैं। लेकिन और आप अपील नहीं कर सकते। तो दैट मींस कि दे आर कॉन्फिडेंट कि देखिए ये मैं तो कहता हूं कि हो जाए, लेकिन मैं ये है शिमल, अगर किसी के नंबर एक्स्ट्रा लगे हैं तो हर हकदार को उसकी जो पोटेंशियल है उसके अंदर जो लियाकत है उसके मुताबिक उसे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अब मुतालबा क्या है कि क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स के रीचेकिंग हो या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई करने का तो हक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप रीचेकिंग करा सकते हो। क्या वो फीस
कि विदाउट चाह रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो रीचेकिंग हो, मुतालबा या है कि पूरे उन्हें फी ना ओवरऑल देनी जितने पड़े लोगों ने रिजल्ट रीचेकिंग जिनका रिजल्ट आया उन सबके दोबारा रीचेकिंग की जाए? इसके लिए बिल्कुल तलबा का मुतालबा यही था जिन्होंने एहतजाज किया कि उनको रीचेकिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए, उनसे फ़ीस ना ली जाए और उसके बाद जो है वो रीचेकिंग हो और चेक किया जाए ऐसे जो टीचर्स हैं, जो ऐसे असातिज़ा हैं जिनके पास हर साल पेपर्स जाते हैं, लेकिन वो अपना बर्डन डिवाइड करने के लिए, जिस तरह दुर्र आप बात कर रहे हैं कि अपने तलबा को दे देते हैं कि आप पर्चे चेक करें, फिर जो ज़्यादातर एग्जामिनर हैं, जो चेकर हैं, उनकी ये साइकी है कि वो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है उसके बाद एक परसेप्शन बना ये आपने वो ट्रिक तो नहीं बताया कि पेपर्स देने से पहले सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करो जो सबसे अच्छा आता है, अच्छा ताकि इंप्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ जाए। खैर आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमारी 9वीं और 10वीं के जो खराब नतीजे आए उन पर टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से प्लान अप किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के जो ख़राब नतीजे आए, अब टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुनिया 20% कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों की फहरिस्तें भी मुरतब कर ली। इसमें सिमल ये देखना पड़ेगा कि मैं ये नहीं मानता कि जब लाहौर बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या पेपर्स जो है वो रैंडम लोगों को भेज दे चेकिंग के लिए, वो कॉम्पिटेंट टीचर्स को भेजती है। अब देखना सवाल ये है कि क्या वो उन्हीं टीचर्स ने पेपर्स चेक किए या उन्होंने किसी से रिमार्क करवा के उसको ओवरलुक किया है। लेकिन यहाँ पर तो उन टीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने सारा साल मेहनत की, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सब चेकिंग हो और आपका सिस्टम पूरा बने, लेकिन मैं फिर भी मेरे ये ज़हन मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो फुल टाइम वो डिलीवर नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए और बाद में उसके सारे मसाइल निकल रहे हैं। तो क्या उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी भी इस काबिल नहीं है कि उसको जो है वहाँ पे उसको हायर किया गया या उसको रखा गया? तो आपने किस लेवल पे, किस म्यार पे, अब कल को ये भी होगा कि जब टीचर भर्ती हो रहा होगा ना तो उसका भी तालीमी इम्तिहान लिया जाएगा जी। अभी भी होता है, उसको भी एक NTS तो अभी भी खैर 2-3 सालों से आप बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, लेकिन अब उसको भी एक कॉम्पिटेंट प्रीव्यू से गुजारा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसका एक पूरा ज़िमनी और उसका पूरा इम्तिहान होगा तहरीरी और ऑब्जेक्टिव, और फिर उसको जो है वो भर्ती किया जाएगा। जहाँ पर तारीफ बनती है वो करनी भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं जो स्कूल लेवल पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब आप मास्टर्स कर लेते हो, आप MPhil कर लेते हो, तो आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो और आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाना शुरू कर दो। तो क्वालिफिकेशन वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास अच्छे टीचर्स हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है, उनका NTN टेस्ट भी लिया जाता है, फिर भी अगर वो डिलीवर नहीं करे तो फिर तो आई थिंक वो अकाउंटेबल है कि उनसे पूछा जाए कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। सिमल, आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पे अक्सर स्कूल्स ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे मैट्रिक को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं हैं। वो एक कोई भी टीचर जाके उन्हें पढ़ा देता है जो कि स्पेशलिस्ट नहीं होता उस सब्जेक्ट का। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो उस सब्जेक्ट में पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, उनका वो मेंटल लेवल जो है वो नहीं बन पाता और उस तरह से वो अपने इम्तहानात में उस तरह क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसमें ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ऐसे तमाम टीचर्स के ख़िलाफ़ PIDA एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया पंजाब हुकूमत ने, जिनके तलबा के मार्क्स जो हैं वो 20% से कम आए हैं। सवाल ये है कि क्या आपने तमाम स्कूल्स में जो वैकेंट सीटें हैं टीचर्स की वो पूरी कर ली हैं? अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रखे गए हैं कॉलेजेस में, उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप डंक टपाओ स्कीम के तहत जो है वो टीचर्स को भर्ती करते हैं तो फिर वो किस तरह से इंटरेस्ट लेके जो है वो काम कर सकते हैं? उनके सरों पे ऐसा भी तो है ना कि अगर शहर लाहौर में कोई मुकीम है और वो मतलब सरकारी टीचिंग की तरफ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है पढ़ाने के लिए और आप उसकी कहीं और पोस्टिंग करते हैं, तो वो हफ्ते में 1 चक्कर लगा के बाकी दिन जो है वो घर बैठा रहता है। तो ये फिर अब बिल्कुल हाजिरी इंश्योर करने की भी बड़ी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल कि शहर लाहौर में भी आप देख लें तो ज़्यादातर जो ऐसे इलाके हैं जो कि पोश इलाकों में जिनका शुमार नहीं है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों में पहली बात तो ये है जो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा है, वो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो आप का निज़ाम तालीम है उसमें और जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका बच्चा जो कि वहाँ से सरकारी पब्लिक सेक्टर में जो पढ़ के निकलता है उसका बेचारे का मेंटल लेवल इतना नहीं होता, फिर वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इस तरह से पढ़ा रहे होते हैं कि बच्चे की मेंटल कैपेसिटी से ऊपर कहीं पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ बच्चा बन के उसे पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे के बिल्कुल जहनी सतह पे जाके टीचर्स को चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को उस तरह से पढ़ाएं
जिस तरह के एक बच्चे को चीज़ों की समझ आ सके, फिर उनको इस तरह एक खूबसूरत अंदाज में पढ़ाना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, ना कि बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में चारों नचार रोते हुए जाएं वहाँ पे। और ये उम्र ऐसी होती है कि उस पर बच्चा ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता कि मुझे अपने टीचर की समझ नहीं आ रही, या वो किसको जाके शिकायत करे, ना वो प्रिंसिपल को बताने के काबिल होता है कि जी जाके बताया कि ये टीचर जो हमें पढ़ा रहा है हमें समझ नहीं आ रही, जी आप हमारा टीचर चेंज करें। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है। शुक्र करें रजा खरल साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो उन्होंने कहना था कि टीचर की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती और टीचर को बस मुराद दी जाए, उनकी तनख्वाहें उनके वजीफे बढ़ाए जाए तो आप उनसे करेंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी यहाँ पे जब बहस हुई तो मैंने यही कहा कि हाजिरी सबकी इंश्योर होनी चाहिए। प्रॉपर टीचर ना होने से, हाजिरी चेक ना होने से, दूर दराज जिस टाइम की वो मिसालें देते हैं उस वक्त टीचर्स भी टीचर्स हुआ करते थे। उस वक्त टीचर्स इस तरह से, मुझे याद है पिछली मरतबा यहाँ पे बैठे थे प्रोग्राम में मेरे साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि उन्होंने विजिट किया चारों सूबों के जो वज़राए तालीम हैं उनके हलकों का। उसमें जाके उन्होंने देखा कि जिस तरह पंजाब में वज़ीर तालीम हैं, इनके हलके में जाके देखें कि लिटरेसी रेट क्या है। ये तो मॉडल हलके होने चाहिए कि अगर ये वज़ीर तालीम हैं, राना मशहूद हैं, तो उनका हलका जो है वो तो बतौर एग्जाम्पल कोर्ट होना चाहिए। वो देखें जी राना मशहूद साहब का हलका है, वो चूंकि वज़ीर तालीम है, वहाँ पे जो है वो लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ पे स्कूलों की ये हालत है। आप उनके हलके में जाके देख लें कि किस तरह से जो है वो सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं और कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है। किसी का बच्चा आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा, इवन के किसी जनरल काउंसलर का बच्चा भी आपको नहीं मिलेगा। अब मसला वही है कि जब स्टेट की जो मशीनरी है उसका अपना एतमाद नहीं है सरकारी स्कूलों पे, तो आम पब्लिक जो वहाँ पे पढ़ा रही है वो चारों नचार अपने बच्चों को भेजते हैं। और माजी में उन्हीं स्कूलों से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। जिस दौर की रजा खल साहब बात करते हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स आपके लाहौर के अंदर आप देख लें तो रूरल बैकग्राउंड है उनका, लाहौर से आपको बहुत कम ऑफिसर्स मिलेंगे। आपके साथ भी इस हवाले से उन पे बात हो चुकी है और आपके साथ भी दोनों नायाब। लेकिन एक चीज़ जो अकाउंटेबिलिटी की वो बात करते हैं वो क्यों नहीं हो सकती? मेरा क्वेश्चन ये है कि उस ज़माने में टीचर्स की तरह बिहेव किया करते थे और फिर वो रिस्पेक्ट भी उन्हें मिला करती थी, फिर वो मुआशरे से उनको वो मकाम भी मिला करता था। अभी भी टीचर्स की रिस्पेक्ट मौजूद है, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस भी है। जब वो एहतजाज करने सड़कों पर निकल आते हैं, उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दी जाती हैं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो वही डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी होगी। आप बड़ा सिंपल है कि आपने जब किसी चीज़ को पाए तक मील तक ना पहुंचाना हो या उसकी डिलीवरेंस ना देखनी हो तो आप उसको सियासत की नज़र करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे जितनी भी यूनियंस अब बन गई हैं असातिज़ा की और जितने भी मसाइल सियासत की नज़र हो गए हैं तो वो अपने पाए तक मील तक नहीं पहुंच पा रहे। और हमारे असातिज़ा के जायज़ और 100% उनके जो आपने जिस तरह बात की एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के अलाउंसेस ना मिलना, सारी चीज़ें वो मसाइल में अब एक आकड़ बन गई हुकूमत की। हुकूमत कहती है कि ये एहतजाज करते हैं, ये सड़कों पर आ जाते हैं, ये सियासत करते हैं और छोटे छोटे इशू पे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब कल वाला जो बच्चों ने 11वीं के बच्चों ने एहतजाज किया तो उस पर पंजाब टीचर एसोसिएशन के बयानबाजी बनती थी? मैं समझता हूँ कि नहीं बनती थी। आप जब आप इस तरह की इश्यूज में क्यों आ रहे हैं? करेंगे तो मैं भी अगर बाइख्तियार हूँगा तो मैं भी इस चीज़ को अब एक अना का मसला बनाऊंगा कि मैं एक आपको चीज़ सुनने को तैयार हूँ, मैं आपको डिलीवर करने को तैयार हूँ, आप फिर इसको सियासत की नजर कर रहे हैं, आप फिर बयानबाजियां कर रहे हैं, आप फिर बार बार इसको वो जो है वो गलत ट्रैक पर चला जाता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दुर्रा नायाब, रिजवान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक नाज़न, और आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। और चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ठंडक का एहसास जो है वो वापस आ चुका है, लेकिन दोपहर की औकात में अभी भी गर्मी है। तो ऐसा मौसम जो है वो बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करता है, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, और फिर उसके बाद जब डेंगू का भी खदशा जाहिर किया जा रहा हो शहर भर में, तो किस तरह से माँ को रिएक्ट करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साजिद मकबूल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, हमेशा जब भी मौसम थोड़ा तब्दील होता है और कोई ख़तरा जैसे डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना पेरेंट्स को जो है वो गाइडेंस दी जाए कि किस तरह से रखना चाहिए। जी हाँ, एक तो डेंगू के जो अलामात हैं वो समझ लें चाहिए। सबसे जो अहम बात है वो यूँ है कि बच्चे को अगर बुखार हो और तेज़ बुखार हो और उतरे भी ना, यानी आप उसे दवाई दे रहे हैं मगर थोड़ी देर के लिए कम होता है मगर उतरता नहीं है, और 1 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए और बुखार चल रहा है, तो ज़रा सा आपको खटका सा होना चाहिए। दूसरा, उसके साथ
अगर जिस्म में दर्द हो बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो बड़े बच्चे हैं वो बता सकते हैं, और बड़े भी बच्चों के अलावा भी गर्दन में दर्द, सर में दर्द, आँखों में दर्द काफ़ी शदीद होता है और जिस्म में भी दर्द होता है। तो ये अगर ऐसा हो तो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि कहीं ये डेंगू तो नहीं हो गया है। पहले तो आपको इसकी मालूमात होनी चाहिए, और साथ ही बच्चा जो है वो ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो मतली भी महसूस करते हैं, खाने का दिल नहीं चाहता है, निढाल हो जाते हैं। कुछ बच्चे उल्टियाँ भी कर सकते हैं। बड़े जो हैं उनको, जो बड़े बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, वो उनको कई मरतबे सर्दी महसूस होती है। जिस तरह वो मलेरिया में सर्दी नहीं लगती थी, कपकपी सी आती है और फिर बुखार उससे और तेज़ हो जाता है। तो अगर ऐसी बात हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि उसको डेंगू हो गया हो। और आजकल मौसम भी है, और बहुत ज़्यादा वबा जो है वो दोबारा से फैल रही है, और काफ़ी बड़ी तादाद में बड़े लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं, बड़ों को ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा बच्चा जो नहीं बता सकता कि उसके जिस्म में दर्द है या उसको मतली की कैफियत है, या चूँकि बुखार में नॉर्मली भी बच्चे निढाल हो जाते हैं, तो किस तरह से देखा जाए उसको कि ये बुखार वो वाला है, डेंगू है या कोई और है? किस तरह से उसको मतलब अगर अमूमन जो है वो घरों में ही सिरप शुरू कर दिए जाते हैं कि इससे शायद बुखार टूट जाए, तो क्या वो तरीक़ेकार ठीक है? जी हाँ, जो बहुत छोटे होते हैं वो तो खैर बता नहीं सकते, और उनको होता भी नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी ज़रा मच्छर से उनको बचाओ ऑटोमेटिकली रखा जा रहा होता है, कवर उनको बचाया जाता है। आमतौर पे ऐसे बच्चे जो ज़रा घूमते फिरते हैं, दौड़ते हैं, बाहर जाते हैं, बाग में जाते हैं, मसलन शाम को खेलने के लिए जाते हैं। अब दिन को ज़रा गर्मी होती है तो शाम को खेलते हैं, बाग में जाते हैं, बाहर खेलते हैं, वो उनको ज़रा सा ज़्यादा होता है, तो वो बता सकते हैं। जो छोटे बच्चों में होगा सिर्फ बुखार होगा, और बच्चा निढाल होने के अलावा बच्चा जो नॉर्मल जो खाता पीता है वो नहीं होगा, यानी बच्चा खाने पीने से गुरेज करता है या लेटा रहता है, एक्टिव नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चों को उल्टी बिसात शुरू हो जाती है, मगर अगर ऐसा हो तो फिर चेक करा लेना चाहिए, अपना ऐसी सिचुएशन में चेक करा लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे मौसम में टाइफाइड और मलेरिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बच्चों को बहुत बुखार की कैफियत हो जाती है। वो सही है। जो ये मलेरिया है वो भी मच्छरों से होता है, और उसमें भी कुछ अलामात ऐसे ही होते हैं। मलेरिया में अलामात ऐसी होती हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मलेरिया में आम तौर पर बुखार इसी तरह चढ़ता है, इतनी दर्दें नहीं होती, मगर ये कपकपी सी होती है, बुखार तेज़ हो जाता है, और मगर कुछ घंटों के बाद, ये 24 घंटे 12-24 घंटे के बाद बुखार उतर जाता है, उससे बहुत पसीना आता है बच्चे को, और फिर उसके बाद दोबारा हो जाता है बुखार। वो एक दिन के बाद हो या 2 दिन के बाद हो, इसको बारी का बुखार भी कहते हैं। ये मलेरिया है। डेंगू फीवर मैंने आपको बताया मतवातर बुखार रहता है। इसी तरह टाइफॉइड में भी मतवातर रहता है, यानी कांस्टेंट एक ही लेवल पे बुखार चल रहा है और तेज़ है। अगर वो आप दवाई भी दें, थोड़ा सा कम होगा फिर हो जाएगा। तो कई मरतबे टाइफॉइड में और डेंगू में फ़र्क मालूम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। माँ बाप के लिए तो खैर होता ही है, मगर कई मरतबा डॉक्टर साहिबान के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उम्र भी एक ही है। अगर 5 या 6 साल का या 8 साल का बच्चा है और उसको तेज़ बुखार है और कुछ दर्दों का भी कह रहा है, कुछ उसको हल्की सी कपकपी भी है और थोड़ा निढाल भी है, तो टाइफॉइड भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है। सो उसके बाद फिर बच्चे का मुआयना किया जाता है, और मुआयने में देखा जाता है कि बच्चे की जो कैफियत है उसमें मसलन आँखों में दर्द ज़्यादा डेंगू में होता है, और जो पट्टे हैं उनमें दर्द डेंगू में ज़्यादा होता है। जो टाइफॉइड है उसमें कई मरतबा जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई होती है, तो वो मालूम कर लेते हैं। और उसके बाद अगर इन दोनों से भी आप तमीज़ ना कर सकें, फ़र्क ना हो सके मालूम, तो फिर आप उनका एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं। जो आम तौर पे लोग यहाँ जिनका मुशाहिदा है माओं का, नानी दादी का, वो ये है कि टाइफॉइड में जब बुखार कुछ दिन रह जाता है तो
ज़ुबान थोड़ी सी सफ़ेद हो जाती है, जिस तरह उसके ऊपर एक तह सी जम जाती है। उससे भी कुछ माएँ, नानियाँ, दादियाँ अंदाज़ा कर लेती हैं कि शायद ये टाइफॉइड हो। और उसमें आम तौर पे इतनी उल्टियाँ होनी या पेट का चल जाना कम होता है टाइफॉइड में, बल्कि टाइफॉइड में बड़े बच्चों में अक्सर थोड़ी सी कब्ज़ हो जाती है या थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाता है। तो इस तरह हम मालूम तो करते हैं, मगर कई मरतबा बहुत मुश्किल होता है और हमें टेस्ट कराना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जब ये बीमारियां होती हैं तो पेरेंट्स के जहन में एक सवाल भी आता है कि क्या इनके लिए वैक्सीन मौजूद है कि बच्चों को पहले ही पिला दिया जाए ताकि इस तमाम हैसल से, इस बीमारी से बचा जा सके? जी, हिफाजत का एक तो तरीका वैक्सीन होती है ना जी। तो मलेरिया की तो वैक्सीन अभी यहाँ नहीं है और इस स्टेज पे नहीं है कि हमारे मुल्क में आ सके। अलबत्ता आप खुश होंगी इस बात से कि डेंगू की वैक्सीन उसका ट्रायल हो चुका है और उसको लाइसेंस भी कर दिया गया है, मगर अभी दुनिया के 3 या 4 मुल्कों में वो चल रही है। एक मुल्क फ़िलीपींस है, फार ईस्ट में है, एक वहाँ ब्राज़ील है जो साउथ अमेरिका में है। तो पाकिस्तान में भी इस वैक्सीन के आने की तवक्को है। अब ऑब्वियसली ये सरकारी सतह पे तो नहीं आएगी, ये तो प्राइवेट उसमें आएगी सेक्टर में, मगर प्राइवेट सेक्टर में भी आएगी तो मिलेगी तो सही ना। और ये 9 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को के लिए होगी, मगर अभी उसका लाइसेंस नहीं है मिला जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, और उनको नहीं मिला और अभी तक पाकिस्तान में वो वैक्सीन मौजूद नहीं है। सो तवक्को ये है कि शायद इसी साल वो आ जाए, और जब आ जाएगी तो फिर एक हिफाजती तरीका ये है। मगर देखिए इसका हिफाजती दोनों के और भी तरीके हैं। मलेरिया की तो वैक्सीन है नहीं, अलबत्ता जो तीसरी कंडीशन आपने बताई थी टाइफॉइड की, उसके लिए वैक्सीन है, मगर तीनों के लिए हिफाजत सिर्फ टीका ही नहीं है, और भी तरीके हैं। मसलन डेंगू का पहले बताता हूँ कि मच्छर है और मच्छर से बचाव है। ये मच्छर साफ़ पानी में होता है। मसलन अब ये पानी का ग्लास अगर मैं यहाँ रख दूँ, या घर में पौधा है और उसमें पानी पड़ा हुआ है, या कूलर चलते हैं उसमें पानी है, या घड़ा है घर में, पानी किसी भी देगची में रखा हुआ है आपने, या घर के इर्द गिर्द लोग धो के अपने, कई बार तो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह धोते हैं, साइकिल धोते हैं और वहाँ पानी खड़ा रहने देते हैं, तो जो पानी रिलेटिवली साफ़ है उसमें वो मच्छर बैठता है और वहाँ ही उसकी अफजाइश होती है, वहाँ ही वो पलता है। बिल्कुल सही। और वहाँ पर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर या घर के बाहर। एक तो ये बात है कि साफ़ पानी में होता है, और दूसरी बात यह है कि वो उसको एक आदत है सुबह फजर के वक्त और शाम मगरिब के वक्त। अच्छा। उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है। तो सुबह फजर पे तो बच्चे बहुत कम बाहर निकलते हैं, शाम को मगरिब के वक्त बहुत निकलते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि सारे दिन की गर्मी होती है, फिर माँ बाप गर्मी में जाने नहीं देते, तो फिर शाम को निकलते हैं। उस वक्त उनको अव्वल तो ये चाहिए कि ये कपड़े लंबे बाजू वाले कपड़े होते हैं, फुल स्लीव्स पहने, और पाँव भी ढके हुए हों या मौजे पहन लें। कॉटन के भी पहने जा सकते हैं मौजे, और एक स्प्रे भी होते हैं जो लगाए जा सकते हैं, हाथ पे, पाँव पे, चेहरे पे भी लगाया जा सकता है। एहतियात तो यही होती है कि फिर वो हाथ मुंह में न डाला जाए। तो ये आप कर सकते हैं, कमरे में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जो मलेरिया का मच्छर होता है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। मलेरिया का जो मच्छर है वो आमतौर पे गंदे पानी में, या जौहड़ जिस तरह होते हैं जो पानी पड़ा हुआ है जिसमें गंदगी का चांस ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, डेंगू के जो मच्छरों में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये था कि जो टायर कई मरतबा पुराने पड़े होते हैं, उसमें पानी ऊपर छत पे आप कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, उसमें पानी जमा है, तो वहाँ से भी पैदा हो सकता है। पानी की टैंकी जो छत पे पड़ी होती है, जी हाँ, वो भी हो सकती है। सो मलेरिया के मच्छर जो हैं वो ज़रा गंदगी में आमतौर पे पाए जाते हैं, और उनका ये सुबह शाम वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी काट सकते हैं। जी हाँ, किसी वक्त भी काट सकते हैं। तो
हिफाजत कर लेनी चाहिए, और वही जो आप डेंगू के मच्छर को भगाने के लिए लगाते हैं वही आप मलेरिया के मच्छरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ हमारी अपनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह नीम का तेल होता है, ये हमारे नीम तो बहुत मिलती है, और आप वो लगा के और ज़रा उसको दूर रख सकते हैं। तो एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है। जी हाँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे को लगे या खाने पीने की चीज़ों से लगे या एक दूसरे के पास होने से लगे, इसलिए उस तरह का ख़तरा नहीं है, ना मलेरिया का और ना डेंगू का। सही। टाइफाइड की जो स्टोरी है वो ज़रा सी फ़र्क है। टाइफाइड की बीमारी हमारे खाने पीने की बदएहतियाती से हो सकती है, एक से दूसरे को जरासीम लगते हैं। तो अगर आप जो बार बार हम कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, सुन्नत भी है, और हमें मज़हब की तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि साफ़ रखो अपने आप को, हाथ धो, और नाखून छोटे रखो, और टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने चाहिए। सो अगर ये हम इन उसूलों पर अमल करें तो फिर हमारी जो हाथ जरासीम से साफ़ रहेंगे। अगर किसी तरह हमारे हाथों में कंटेमिनेशन हो जाए तो वो एक से दूसरे को नहीं लगेगी। टाइफाइड पानी में अगर गंदगी मिल जाए या गंदा पानी हो, साफ़ ना हो, और उसमें वो जरासीम मौजूद हो, या खाना जो है, और कहीं गंदी जगह से ले रहे हो और वो हाइजेनिक नहीं है। जी हाँ, आजकल एक और चीज़ भी होती है ना, अभी बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है मगर थोड़ी सी गर्मी है, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मसलन सलाद वलाद है, उसमें आप जो मेयोनेज़ डालते हैं और इस तरह की चीज़ें डालते हैं। दूध की बनी हुई चीज़ों में हो जाता है, जिसमें बालाई हो, क्रीम वगैरह की चीज़ें उसमें ज़्यादा होता है। और कुछ आपको इस खाने की एहतियात आप ख़ास तौर पे टाइफाइड में बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि आप कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का है कि वो तब्दील होता है, एंड यू नेवर नो कि वो चीज़ कब ख़राब हो गई या उसमें कब वो जरासीम जो है वो पैदा हो गया। तो ये एहतियातें तो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ मज़ीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे और देखेंगे कि अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं किसी भी बीमारी के हवाले से तो डॉक्टर साहब उससे गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न। और सबसे पहले मैं आपको नंबर बताते चलूँ जिस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, 03174242 बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या एहतियातें करनी है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अभी तो हमने बुखार की मुख्तलिफ़ कैफियत को डिस्कस किया, अब अगर हम नज़ला और ज़ुकाम की बात कर लें तो इसमें फ़र्क क्या है और किस तरह से ये बच्चों को अटैक करता है और फिर उसमें एहतियात क्या होती है? जी, ये मौसम जब बदलता है तो फिर नज़ला ज़ुकाम भी नमूदार हो जाता है। और इसमें एक चीज़ जो मैं शुरू में बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक होता है नज़ला ज़ुकाम जिसको अंग्रेज़ी में कॉमन कोल्ड कहते हैं। वो फ्लू से मुख्तलिफ होता है। हमारे आम तौर पे माओं को और घर में नानी दादी को इसका फ़र्क मालूम नहीं होता, तो हर एक को वो कहते हैं मुझे फ़्लू हो गया। अच्छा, डॉक्टरी एतबार से ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, है वो भी वायरस, जो आम वायरस होता है, ज़ुकाम का वायरस। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को नाक बहना शुरू होता है, थोड़ा सा बुखार होता है, हल्का, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ी सी खांसी होती है, हो सकता है कि हल्की सी छींकें भी आएँ, और बच्चा थोड़ा सा निढाल हो, खाना पीना ज़रा सा उसका कम हो जाए, और बस ये 2-3 दिन ऐसे चलता है। जो फ्लू होता है, जिसको वो भी वायरस है मगर उसको हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं। फ्लू शॉर्ट फॉर्म है इन्फ्लुएंज़ा की। सो इन्फ्लुएंज़ा वायरस एक ज़्यादा शिद्दत की बीमारी होती है, और उसमें ज़ुकाम और नज़ला और खांसी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना बुखार तेज़ होता है। और जिस तरह मैंने अभी आपको डेंगू में बताया, जिस तरह उसमें भी दर्द होता है, उसमें भी जिस्म का टूटना, थक जाना, दर्द होना उतनी शिद्दत का नहीं होता जितना डेंगू में होता है। मगर
ज़ुकाम खांसी से, नज़ले ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा होता है, और आम तौर पे फ़्लू में इतनी ज़्यादा खांसी नहीं होती जितना नज़ला ज़ुकाम में हो सकती है। मगर इसमें बुखार का तेज़ होना और उसके साथ जो फ़्लू है वो उसकी पेचीदगियाँ बहुत हैं छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई होती है। मसलन वो निमोनिया में बदल सकता है। अच्छा। हाँ, तो वो इसलिए उसमें आपको एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है फ़्लू की सूरत में। जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो तो बच्चों को साल में 3-4 मरतबे हो सकता है, और ये मौसम है, जब मौसम बदलता है तो उसमें हो सकता है। कुछ नज़ला ज़ुकाम तो वो एलर्जी की वजह से भी होता है, हमारी पोल्यूशन की वजह से भी होता है, मगर असल वजह जो है उसकी वायरस की होती है। और चूँकि एक से दूसरे को लगता है, इसी मौसम में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वापस, और एहतियात भी नहीं करते, एक दूसरे से खेलते भी हैं। अगर उंगलियों पे कोई जरासीम हो तो वो एक दूसरे का खाना खा रहे हैं तो जरासीम इस तरह दाखिल हो सकते हैं। बच्चों को प्यार किया जाता है और उससे भी वायरस फैल सकता है। बड़े को हो तो वो भी, जी हाँ, बच्चे को जो है वो छींकों से वायरस फैल सकता है, खांसी करने से वायरस फैल सकता है। तो वो नज़ला ज़ुकाम ज़रा सा कम शिद्दत की बीमारी होती है, मगर वो रहती 3-4 दिन है और बच्चा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। जो फ्लू से मैंने कहा कि वो ज़रा सी शिद्दत की तरफ चलता है। इसी पर मैं एक और सवाल भी ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी लाइन में शायद डिस्टॉर्शन है और आवाज़ दोबारा कॉल कर। जी, हेलो जी जी जी। आई एम सो सॉरी उमर, आपकी कॉल हमें ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर सिग्नल्स आ रहे हो, क्योंकि समझ नहीं आ रही है, और वो इतना मतलब हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करना होता है तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि कॉल ड्रॉप करनी पड़ी। जी डॉक्टर साहब, हम फ्लू की बात कर रहे थे, तो क्या फ्लू में भी नाक बह रही होती है और अपेरेंट सिम्टम्स जो हैं उसके वैसे ही होते हैं जैसे नज़ले ज़ुकाम में? जो नाक का बहना और वो इस तरह खांसी वगैरह ज़रा सी कदरे कम होती है, बुखार और जिस्म में दर्दें और वो ज़रा ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ठीक है, तो इससे फिर आप डिफरेंस कर सकते हैं कि उसको किस तरह तो से इसी तरह जिस तरह ये हम अभी टीकों की बात कर रहे थे जी। उन बच्चों को जिनको किसी किस्म की बीमारी है जो चलती रहती है, मसलन दमे की शिकायत है, एलर्जीज़ हैं, या कोई और ऐसी तकलीफ़ है, या बड़ी उम्र में तकलीफ़ ना भी हो तो 55 साल से जो उम्र के में ज़्यादा हैं, उन लोगों को फिर हम हिफाजती तदाबीर में हिफाजती टीका भी रेकमेंड करते हैं। अच्छा। तो फ्लू के लिए टीका मौजूद है और यहाँ मिलता है। खैर हुकूमती सतह पे नहीं मिलता है, मगर प्राइवेट सेक्टर में आप ले सकते हैं और उसको अपने बच्चे को लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनको थोड़ी सी उनकी जिस तरह क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है या किसी और वजह से वो बार बार बीमार हो रहे होते हैं, उनको लगवा लेना चाहिए। ज़ुकाम खांसी का कोई वो नहीं होता टीका, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खुद ब खुद भी ऐसे कहते हैं कि अपना टेन्योर कंप्लीट करके वो, जी हाँ, 3 से 5 दिन रहता है और फिर बच्चा ठीक हो जाता है, खुद ब खुद भी ठीक जी हाँ, हो जाता है। उसमें कोई ना इतनी दवाइयों की ज़रूरत होती है और ना इतनी परेशानी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों बच्चों का ख़ास तौर पर डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है और फिर ये स्वेर भी हो सकती है। जी हाँ। सो इसकी क्या वजह है और इससे कैसे बचा जाए? जी, ये भी हम ज़्यादा वजह तो यही है कि हमारे जिसको हम जरासीम कहते हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और वो जरासीम बच्चों में ज़्यादा वायरसेस होते हैं और वो भी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हम अपना हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल नहीं अपनाते। मैंने अभी बात की थी हाथ धोने की, नाखून छोटा रखने की। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो
तो फिर एक दूसरे से ज़रा खाना शेयर करना। बच्चे तो आपको मालूम बहुत फराख्तुल होते हैं जी, ना, बिल्कुल। अपना खाना दूसरों को देते हैं, बल्कि कई बार तो आधा खाया हुआ भी दे देते हैं। बिल्कुल। पानी भी एक ऐसे कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं देते। जी हाँ, एक से दूसरे से वो प्याली ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, पी लेते हैं। फिर हमारी एक और वजह यह है जो अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि खाने की चीज़ें, हम बाहर खाना खाते हैं। अगर आजकल बहुत रुझान है बाहर जाके खाना खाने का, तो किसी ऐसी जगह से खाना खाएं जिसमें सफाई का ख्याल ना रखा गया हो, या वहाँ की प्लेटें या ग्लास या चम्मच या कांटा या जग वो साफ़ ना हो। तो अगर आप वहाँ से खाना खाएंगे तो अगर खाने में कोई ऐसी गड़बड़ है तो उससे भी पेट ख़राब हो सकता है। पानी में अगर गड़बड़ है तो हो सकता है, भी खराब अगर पानी साफ़ भी हो मगर किसी गंदे ग्लास में हो तो वो भी उससे हो सकता है। आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ बहरा है, वो ख्याल नहीं कर रहा, ग्लास साफ़ भी है मगर उसमें उंगलियां डाल के ले आता है, उसके हाथ साफ़ नहीं है। तो ये तो अनसीन, आई थिंक अनसीन वो चीज़ें हैं जो आप कभी भी उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी सी एहतियात ही कर सकते हो कि खाना घर पर खाएं और हर मुमकिन कोशिश करें कि चीज़ों को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। लेकिन डॉक्टर साहब फिर उसके बाद जब अगर बच्चा बीमार हो जाता है, उसको डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो क्या उसके बाद फिर जब घरों में ORS पिलाया जाता है या इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, वो हेल्प आउट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। एक चीज़ और उसका तज़किरा करना था कि एक इसके साथ उल्टियाँ भी हो जाती हैं बच्चों को। जब डायरिया होता है या इसहाल की तकलीफ़ होती है तो कई मरतबा साथ उल्टियाँ भी हो जाती हैं और साथ बुखार भी हो जाता है, और आमतौर पे छोटे बच्चों में ये ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। तो जो इसकी पेचीदगी है वो ये पानी ज़ाया होना है, जिसम से पानी और नमकियात निकल जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि इस पे बहुत तवज्जो दें, यानी पानी पिलाएं, और पानी अगर नमकोल हो जिसमें नमकियात मिली होती हैं, ख़ास किस्म के नमक हैं वो डाले जाते हैं, वो बहुत मुफीद होता है। इसको ORS भी कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या उर्दू में इसके नमकोल कहते हैं। तो हर जगह मिल जाता है, बहुत सस्ता है, और इतना पैकेट सा होता है, आप एक जग में डालते हैं, साफ़ पानी में डाल लें और बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें, या चम्मच से पिला दें अगर वैसे ना लें। ख़ास तौर पे अगर उल्टी कर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच उसको देते जाएं। इसके अलावा घर में जो मौजूद होती हैं, मसलन आप स्कंजबीन बनाते हैं, उसको ज़रा सा पतला बनाएं स्कंजबीन, उसमें नमक भी होता है, चीनी भी होती है और लीमू होता है, तो ये बहुत मुफीद होता है बच्चे के लिए। अगर आपने घर में कोई और कुछ मौजूद नहीं है तो अगर कोई शरबत पड़ा हुआ है, उसको ज़रा शर्त यह है कि पतला कर लिया जाए, क्योंकि उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ज़रा सा पानी, साफ़ पानी डाल के पतला करके थोड़ा सा वो दिया जा सकता है। घर में अगर लस्सी मौजूद है तो उसको पतला करके दिया जा, ख़ास तौर पे दही की। ऐसी चीज़ें जिसमें अगर आपको लग रहा है कि नमक और चीनी मिक्स है और आपकी नमकियात को वो लेवल अप कर सकता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और अभी इस पूरे मौसम की जितनी भी मुमकिन बीमारियाँ हैं और एहतियातें हैं, ख़ास तौर पर माओं के लिए, वो आपने बताई। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे, और सबसे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सेल्स है हमारे पास, और सबसे पहले सेल लगी है जी, आपको बताएंगे मेट्रो माई होम प्रमोशंस अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। ओरिजिन्स पर सेल लगी है जिस पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में लेडीज़ बैग है जी, जिसकी रिटेल प्राइस है 999, प्रमोशनल प्राइस है 849, आप 50 रुपीज़ बचा सकते हैं। पॉन्ड्स फॉर्म है जी 100 ml, रिटेल प्राइस 230, प्रमोशनल प्राइस 175, आप 55 रुपीज़ बचा सकते हैं।
और अब नेक्स्ट सेगमेंट, आज के भाव। जी, आज के भाव में हमारे साथ सबसे पहले हम सादिया खान की तरफ चलेंगे, मौजूद है हमारे साथ। सादिया, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रही है या नहीं, महंगाई का क्या तनासुब देखा जा रहा है? जी, मुगलपुर ओपन मार्केट में आज हम सब्जियों और फलों के रेट्स के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ आज सब्जियों के रेट्स के हवाले से कि आलू यहाँ पर 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत यहाँ पर 30 रुपये है। टमाटर यहाँ पर 55 से 60 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की यहाँ पर कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि बैंगन यहाँ पर 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर खीरा देसी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि उसके साथ साथ खीरा फार्मी जो है उसकी कीमत 80 रुपये है। करेले यहाँ पर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पालक की कीमत यहाँ पर 30 रुपये है। टिंडे यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू देसी यहाँ पर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी की कीमत यहाँ पर 70 रुपये है। फूल गोभी यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर बंद गोभी की कीमत 40 रुपये। अब बात करते हैं कुछ दीगर सब्जियों की, तो शिमला मिर्च जो है यहाँ पर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ अरबी की कीमत यहाँ पर 70 रुपये है। भिंडी यहाँ पर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मटर यहाँ पर 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फलों की, तो फलों में सेब जो है वो अच्छी क्वालिटी का, उसकी कीमत 120 रुपये फ़ी किलो है। केला यहाँ पर जो है 70 से 90 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार यहाँ पर 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर की कीमत 160 है। चिकन के हवाले से हम बात करते हैं, चिकन के रेट्स जो है वो फिर ज़्यादा हो गए हैं। आज यहाँ पर जो मुर्गी की कीमत देखने में आ रही है वो यहाँ पर जिंदा मुर्गी जो है 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो गोश्त है मुर्गी का वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सार्फिन का यही कहना है कि जी रेट्स जो हैं वो मुनासिब होने चाहिए। कभी फलों की कीमतें जो हैं ज़्यादा कर दी जाती हैं, तो कभी सब्जियों के रेट जो हैं वो ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो मुनासिब दाम होने चाहिए ताकि शहरी जो है सस्ती और अच्छी और म्यारी सब्जियाँ और फल जो हैं मार्केट से खरीद सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया खान आपका। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आप ज़ेनिथ शॉप पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ से आपको बीफ जो है वो मिलेगा 490 रुपये किलो और उसका बना हुआ मटन जो है वो आपको मिलेगा 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है 960 में। रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 199 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 91 रुपये दर्जन, थोक से 79 रुपये और गोरमे से 90 रुपये। आगे बढ़ेंगे, टुडेज डायरी में आपको डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स बताएंगे और हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी मूवी डीप वाटर हॉरिजन। ये लगी हुई है जी सिनेस्टार IMAX में 3:30 बजे और 8 बजे। इन्फर्नो लगी हुई है 2:30 बजे सिनेस्टार जेनवा मॉल और 7:30 बजे। द मैग्निफिसेंट 7 5:30 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडिटोरियम में।
और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमत खरीदा 105.25, कीमत फ़रोख्त 105.5। खरीद है 115.75, कीमत फ़रोख्त 116.25। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.65, कीमत फ़रोख्त 28.8। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 78.5, कीमत फ़रोख्त 78.95। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।